डेटा साइंस एक उभरता हुआ फील्ड है और गो के ये माजी में भी इसकी तारीख पर अगर नज़र डाली जाए तो ये अरसाए समझ लें कि क़ब्ल अज़ मसीह से इस्तेमाल में है किसी न किसी शक्ल में। और इंसानी फितरत है कि अपने माजी को देख के वो अपने हाल और मुस्तकबिल का फैसला करता है। लेकिन अब इस वक्त डेटा का हुजम इतना बढ़ गया है, इतना वसी हो गया है कि बड़ी कंपनीज को इस बात का इदराक बहुत खूबी से हो चुका है कि इस डेटा में पिन्हा इस डेटा में मौजूद बहुत सारी मालूमात ऐसी होती हैं जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके समझ के अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें तो मुस्तकबिल में बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जा सकते हैं। इस वजह से डेटा साइंस अब तकरीबन हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, हर मीडियम साइज इवन के अब हर छोटी ऑर्गेनाइजेशन का एक लाजमी जुज़ बन चुका है, जिसके बगैर कोई भी कंपनी अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी को डिसाइड करने में समझ लें कि इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती है। डेटा साइंस का आइए हल्का सा सरसरी सा जायज़ा लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमें पता है कि सोशल साइंसेज है, इंजीनियरिंग साइंसेज है या मेडिकल साइंसेज हैं या इसी तरह से अप्लाइड साइंसेज है, बिल्कुल इसी तरह से डेटा साइंसेज भी एक मुकम्मल सब्जेक्ट है जिसका बराह रास्त ताल्लुक बिजनेस डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से है। बुनियादी तौर पर इसके तीन हिस्से हैं। तीन हिस्सों में अगर आप देखें तो इसके तीन बड़े हिस्सों में एक है आपका डेटा इंजीनियरिंग, दूसरा इसमें डेटा एनालिटिक्स का पार्ट आ जाता है और तीसरा इसमें डेटा मॉडलिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन, मॉडलिंग ही इसको हम कहेंगे। तो ये तीन बड़े हिस्से हैं डेटा साइंस के। तो इसको ज़रा मज़ीद तफसील में देखते हैं। अगर हम डेटा साइंस का पहला हिस्सा देखें जिसको कि हमने डेटा इंजीनियरिंग का नाम दिया है, डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग जो है डेटा की जनरेशन, डेटा पैदा कैसे होता है, उसको हम इकट्ठा कैसे करते हैं यानी कि स्टोर कैसे करते हैं, और इसी में आपका डेटा की सिक्योरिटी का एलिमेंट भी आ जाता है। उसके बाद डेटा की प्रोसेसिंग क्या होती है, उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं एक प्रॉपर शक्ल में ला के। तो इनिशियल स्टोरेज आपकी कलेक्शन है, यहाँ पर कलेक्शन में है, और जो इसकी फाइनल स्टोरेज जो है वो बड़े बड़े जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं, और उसको डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम वहाँ इसको इस हालत में रखते हैं कि जिस वक्त भी हमें ज़रूरत हो हम इसको प्रॉपरली निकाल सकें। उसके बाद अगली चीज़ जो डेटा इंजीनियरिंग में डेटा मैनेजमेंट आ जाती है। डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज कैसे करना है, इसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डीबीएमएस। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट आ जाती है। तो ये जो हिस्सा है जिसमें कि डेटा जनरेशन है, कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है और मैनेजमेंट है, ये सारे का सारा डेटा इंजीनियरिंग के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद अगला पार्ट है जो कि आपके पास है डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है। ये दोनों हिस्से जो हैं इसको हम कहते हैं नॉर्मली जो है ये आपके डेटा एनालिटिक्स पे आ जाते हैं, डेटा एनालिसिस। और आखिर में डेटा मॉडलिंग जो है या डेटा फोरकास्टिंग जो है, फोरकास्ट मॉडलिंग जो है वो आपकी इंटरप्रिटेशन के फेज में आती है। इसको एक और तरह से अगर देखें तो डेटा साइंस का प्रोसेस आमतौर पे किस तरह से हम इसको इस फेज के बाद, ठीक है ना, मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए क्या होता है कि हमने डेटा पहले वहाँ से निकालना है जहाँ पर भी स्टोरेज के लिए पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं डेटा को ऑब्टेन करना या एक्सट्रैक्ट करना। उसके बाद डेटा की सफाई करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, इस सारे को हम डेटा रैंगलिंग का नाम देते हैं। तीसरे में हम एक्सप्लोर करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन या ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। फिर उसको हम मॉडल करते हैं, मॉडलिंग के बाद आपकी इंटरप्रिटेशन आ जाती है। इस मॉडलिंग में डेफिनेटली आपके पास सिंपल मॉडल्स भी होते हैं जो कि रिग्रेशन मॉडल हैं, उसके बाद आपके मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, डीप लर्निंग मॉडल्स हैं, सारे के सारी चीज़ें जो है वो, या आपके पास कंप्यूटर विजन है, ये तमाम के तमाम आपकी मॉडलिंग में आ जाता है। अगली चीज़ है इंटरप्रिटेशन, कि आपने इससे डेटा को विजुलाइज करवाना है और ये देखना है कि आपने इस डेटा में से मवाद क्या निकाला, इसमें से इसकी वैल्यू क्या है आपने एक्सट्रैक्ट की है जो कि मुस्तकबिल में इस्तेमाल की जा सकती है अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए।
तो अगर हम देखें कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड इस वक्त क्या है और इस फील्ड की डिमांड क्या है एज ए होल, तो डिमांड जो है वो बहुत स्टेडी रेट पे बढ़ रही है। 2019 के एक रिकॉर्ड के मुताबिक जॉब लिस्टिंग में जो इजाफा हो रहा है 37% इजाफा हो रहा है, जो कि डेटा एनालिस्ट की जॉब लिस्टिंग हो रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप आगे बढ़ें तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिगर में नज़र आ रही है वो ये कि 67% जो है कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं अपने अंदर एक हिस्सा, एक डिवीजन, जो कि डेटा साइंटिस्ट की टीम पर मुश्तमिल हो सकता है। तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? यूजुअली आम तौर पे मुख्तलिफ तरीके से डेटा एनालिसिस असल में एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सब्जेक्ट है, और क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है तो इसमें इसको या तो आप ट्रेडिशनल तरीके से भी एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वे में क्या है, आपने एक्सेल, हमारे पास एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करते हुए आप डेटा को समझ भी सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में। एक जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है आर। आर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको आप डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर इसको आप जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो मॉडलिंग है उसमें भी किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इस वक्त है, स्टैंडर्ड बिल्कुल जो बना हुआ है, वो है हमारा पाइथन। पाइथन जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इसको आप हर तौर पे, हर शक्ल में, हर तरह से डेटा को एनालाइज करने के लिए बेशक, मॉडलिंग में आप इसके मशीन लर्निंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, डीप लर्निंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप कंप्यूटर विजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कम्प्रीहेंसिव टूल है। अगर ये आपकी ग्रिप इस पे आ जाती है तो इंडस्ट्रीज जो हैं दे जस्ट वांट के आपको, अगर पाइथन आता है, तकरीबन आप देखिए यहाँ से 75% ऑफ द इंडस्ट्री जो है दे वांट के आपके पास, जो भी डेटा साइंटिस्ट वो हायर कर रहे हैं उसके पास पाइथन का नॉलेज होना ज़रूरी है। इस आर जो है ये सेकंड लैंग्वेज है और इसका भी इस्तेमाल काफ़ी पाइथन की तरह ही है, लेकिन इतना सहल नहीं है, इतना आसान नहीं है, तो इसकी लर्निंग कर्व ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। एसक्यूएल आपको आना चाहिए लाजमी। इसके लिए इसके बगैर आप डेटा एनालिसिस इनकम्प्लीट एक प्रोफेशनल होंगे। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, जो पढ़ेंगे वो ये है कि जुपिटर नोटबुक, ये भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, और टेंसर फ्लो ये भी आपको आना चाहिए। जब जब हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, जब हम मोबाइल और वीडियो डिटेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आपको टेंसर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये चार चीज़ें जो है अपने कोर्स में पढ़ेंगे: पाइथन, एसक्यूएल, नोटबुक, और दूसरा जो है टेंसर फ्लो। ओके। तो इसके बाद अगली चीज़ हम देखते हैं कि आम तौर पे स्किल्स आपको क्या रिक्वायर्ड हैं। स्किल्स तो कुछ तो ये है कि कोर स्किल्स हैं जिसका कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके तमाम के तमाम कोर स्किल्स जो हैं आपको वक्त के साथ साथ आप सीखते रहते हैं, बल्कि हम भी कोशिश करेंगे कि अपने ये जो हमारा कोर्स है इसमें डिटेल के साथ इन तमाम जो आपकी बेसिक कोर स्किल्स हैं उनको भी हम इम्प्रूव करते रहें साथ साथ। इसके अलावा जो आपको टूल्स आने चाहिए डेटा एनालिसिस के लिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगर तो आप बेसिक लेवल पे करना चाह रहे हैं, आपके पास बिग डेटा का मामला नहीं है, तो आप एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सेल के साथ पावर बीआई का इस्तेमाल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी है और अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से है और वो सारी की सारी आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है, तो उसके लिए फिर आपको एसक्यूएल की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद पाइथन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम जो है बेसिकली जो है पूरे के पूरे सेटअप को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इनिशियली जो है हम बात करेंगे पाइथन की, पाइथन को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एज ए कोर टूल, फिर हम उसमें एसक्यूएल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, पावर बीआई का क्या इस्तेमाल हो सकता है, और इसके बाद मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हम उसको इंशाल्लाह देखेंगे।